नमस्कार, मैं संतोष मिश्रा। मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो विश्व प्रसिद्ध बिहार का नालंदा था, जहाँ पे जो शिक्षा का केंद्र रहा है, उसका पुनः इनॉग्रेशन हुआ था। चूंकि नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के कई देशों के महान जो विद्वान गुजरे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई वहां पे की थी। तो चूंकि जो कल इनॉग्रेशन हुआ था, जो उद्घाटन हुआ, इफ्तिताह हुई, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक विज्ञान के मशहूर शिक्षक श्री प्रमोद कुमार भगत जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर, चर्चा करने के लिए मुझे आपका समय मिला, मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझता हूँ। सबसे पहले बात कि जो कल इनॉग्रेशन हुआ था उसके बारे में इस बात करूं मैं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि चंद शब्दों में दोनों में अंतर बता दीजिए। जो इसके पहले विश्वविद्यालय था, जो भारत को और बिहार को विश्व गुरु के नाम से विश्वविख्यात किया था, और एक वो जो कल पुनः इनॉग्रेशन हुआ उसका, तो दोनों में कुछ अंतर बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात है नालंदा विश्वविद्यालय की, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, और उसका जो आज पुनर्जागरण हो रहा है, नया कैंपस जो बना नालंदा विश्वविद्यालय का, प्राचीन जो था वो भी विशिष्ट था, अति विशिष्ट था वो। और दुनिया के लगभग 40 देशों से अधिक की मैं बात कर रहा हूं, वहां से विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसी बिहार की नालंदा की मैं बात कर रहा हूं। उसे अगर हम लोग कहें जैन धर्म के अनुसार कुंडलपुर के नाम से जाना जाता था, कुंडल ग्राम उसको कहा जाता था। और अगर मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं तो जैन मुनि महावीर स्वामी को 3 ऋतुवास वहां पे गुजारे हैं उन्होंने। सारीपुत्र जैसे विद्वान वहां पे अपना ज्ञान अर्जित किया। नालंदा विश्व सिंह जैसे लोग, युवान भी आए थे यहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे विद्यार्थी आकर के यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए और अन्य जगहों पे अलग जगह थे। मैं बात करूं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की, तो लगभग 34 से 35 एकड़ में थी। और कहा जाता है कि लगभग उसमें, उस पुस्तकालय भवन में 3 लाख से अधिक पुस्तकें, पांडुलिपियां रखी गई थी, है ना। मैं पुस्तकालय भवन को उस समय धर्म गुंज के नाम से जाना जाता था। 3 स्तरों में अलग अलग उसे बांटा गया था। 3 पुस्तकालय भवन उसको माना गया था, अलग अलग उसके नाम दिए गए थे, लेकिन पूरे पुस्तकालय भवन को धर्म गुंज के नाम से जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो लगभग 300-400 कक्ष थे, केवल क्लासरूम, केवल 300 से 400 क्लासरूम थे। विहार थे, बहुत सारे मंदिर थे उसमें, बहुत सारे बनाए गए थे, है ना। और अगर मैं बात करूं उस नालंदा विश्वविद्यालय की, तो उसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी उस समय, प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी लगभग उसमें पढ़ा करते थे। और लगभग उसमें शिक्षकों की मैं बात करूं तो 2,000 शिक्षक हुआ करते थे उस समय। नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं। उस नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं जिसे 7वीं सदी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। लेकिन 12वीं सदी तक यह भारत की जो धरोहर है, ये विश्व को विश्व गुरु के रूप में दिखाया था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन 12वीं सदी में अगर मैं बात करूं, लगभग 1200 में एक अतताई बख्तियार खिलजी, जो गुलाम वंश से संबंधित था, दास हुआ करता था किसी का, एक सेनापति था। और वह जब बिहार की तरफ आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया। उनके विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, बौद्धिस्टों को मार डाला गया। सर, मैंने सुना था कि खिलजी जो था, खिलजी, उसने किसी की हत्या करके ही राज पाई थी। शायद अपने से कोई बड़े थे, जीजा जी या कोई ऐसे थे कुछ। मैं कहना चाहता हूं बख्तियार खिलजी एक अतताई था, मोहम्मद गौरी का वो दास था, दासों का दास भी कहा जाता है। और वो जो दास था बख्तियार खिलजी, तो उसने क्या किया, जब उसको बिहार की तरफ भेजा गया था, एक तरफ उधर गुलाम वंश के आप जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो वो सोमनाथ की तरफ गया, सोमनाथ के मंदिर को भी ध्वंस कर। कहा जाता है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का आधार जो है ना, वो या तो कोई धार्मिक स्थल है
या तो कोई शैक्षणिक स्थल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये दोनों स्थलों को अगर ध्वंस कर दिया जाए, विध्वंस कर दिया जाए पूरी तरह से, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह से विध्वंस हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यही इन लोगों ने किया कि बिहार के इस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन को, जिसमें हिंदू साहित्य, बहुत सारे हिंदू साहित्य, कम से कम बौद्ध साहित्य, सभी साहित्यों को जला दिया गया, हमारे इतिहास को मिटा देने का प्रयास किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जब उन्होंने भाषण दिया इसके इनॉग्रेशन पर, तो उन्होंने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हैं, लेकिन वह लौ जिसने पुस्तकों को जलाया, वह लौ ज्ञान को नहीं जला पाया। आज भी वह ज्ञान फिर से एक बार उभर करके सामने आ रहा है, और ये पूरी दुनिया को फिर से एक बार, भारत को विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में सिद्ध कर देगा। तो यह सत्य है। हाँ सर, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि खैर जो जलाया था उसको तो फिर इनॉग्रल सेरेमनी कल हुई थी, इनॉग्रेशन में उन्होंने बताया, फिर से कर दिया, ठीक है। अब वर्तमान स्थिति में शिक्षा कितना प्रासंगिक होना चाहिए उसके अनुसार, नालंदा विश्वविद्यालय के अनुसार? उस समय भी नालंदा प्राचीन जो विश्वविद्यालय जो था, तो उसमें भी अगर मैं कहूँ तो चिकित्सा विज्ञान का, आयुर्वेद का और ज्योतिष शास्त्र का, उसके बाद से आर्यभट्ट, जैसे आर्यभट्ट ये पुस्तक लिखे थे, आर्यभट्ट उसी के विद्यार्थी रहे थे, उसी उन्होंने ग्रहों पे खगोल शास्त्र का, है ना, अध्ययन उन्होंने किया। हाँ, तो बहुत सारी चीजें जो है उसमें जो अध्ययन कराया जाता था, शोध संस्थान था, आज उसी रूप में सेम नए जो विश्वविद्यालय है उसको भी उसी रूप में किया गया है। लगभग अभी तक 17 देशों के विद्यार्थी, लगभग 400 विद्यार्थी आज उसमें अध्ययन कर रहे हैं। लगभग कल इनॉग्रेशन में 17 देश के राजदूत भी हमारे यहाँ आए थे, अलग अलग देशों के। इसमें EAS जो होता है, ईस्ट एशियन जो समिट है, उन देशों के लगभग 20 देशों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इसके लिए डोनेट भी किया, सेवा भी दिया उन्होंने, है ना, और इसको सहयोग करके इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके जो वास्तुकार हैं वो विदेशी हैं और उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है। मैं एक आपको यूनिक बात बता दूं कि इसमें जिस जल का, पानी का जिस जल का प्रयोग हुआ है, वह आपको बोरिंग करके नहीं हुआ है, वो किसी नदी के पानी को नहीं लिया गया है, बल्कि बारिश का जो पानी है, वहां पे गड्ढा खोना गया, उस गड्ढे में बारिश का पानी इकट्ठा किया और उस पानी से इसे बनाया गया है। उसकी जो ईंट है, ईंट पक्की ईंट नहीं है, बल्कि उस गड्ढे की जो मिट्टी निकाली गई थी, उस मिट्टी से ईंट तैयार किया गया और उसमें रसायन डाला गया, पकाया नहीं गया, रसायन डाल करके और तब उस ईंट का प्रयोग नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में किया गया है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार भारत विश्व गुरु बनेगा और उसकी पहचान हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी होगी। सर, जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहता हूं मैं कि जो विद्यार्थी शोध कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, तो उन विद्यार्थियों के लिए आप नालंदा के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय, मैंने कहा कि एक बार फिर से गौरव गाथा लिखेगा, भारत का गौरव गाथा लिखेगा भारत। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि फिर से यहाँ पर भी अनेक भाषाओं के विद्वान पढ़ाने के लिए अध्यापक आएंगे, आ रहे हैं, आ भी गए हैं, और अलग अलग देशों से विद्यार्थी आ रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में शोध हो रहे हैं और शोध के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी वैसे लगभग आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लगभग उसी तरह का पुस्तकालय भवन आज भी बनेंगे, 3 लाख से अधिक पुस्तकें होंगी, यहाँ पे शोध कार्य भी होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शोध बच्चे करेंगे यहाँ पे। इस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ और श्री नरेंद्र मोदी जी ने यही बात कल उन्होंने कहा था और इसमें ऐसा हो भी रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भगत जी, जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं, विशेष पकड़ रखते हैं, बच्चों पर बहुत अच्छी पकड़ है और ज्ञान पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं चाहता हूं कि अगले संवाद में एक बार फिर आपसे आऊं, दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए मैं इस शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि चमन चमन के गुलाबों को ताजगी देगा, चमन चमन के गुलाबों को ताजगी देगा, जिसे खुशी नहीं मिलती उसे खुशी देगा, और यकीन मानिए बनकर के ज्ञान का सूरज बिहार सारे जमाने को रोशनी देगा। जय हिंद।